हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्लस 2 के इस एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, पता है कि इस लॉकडाउन के कारण आप लोग अपने अपने घर पे होंगे और जिसके कारण आपका स्टडी भी बहुत डिस्टर्ब चलता होगा। तो इसीलिए इस स्टडी प्लस 2 के एजुकेशनल चैनल के माध्यम से मुकेश सर ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है आप लोगों के लिए। इस चैनल के माध्यम से वैसे बच्चे जो 2020-21 सेशन में क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं या वैसे बच्चे जो इस बार 10th पास करके क्लास 11th में आईएससी लेने वाले हैं, चाहे वो मैथ से हो या वो बायो से हो, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ का पूरा आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। जैसे मैं आज आपको बायो का ये पहला वीडियो देने जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको क्लास 12 से स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं क्लास 12 का ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्लास 12 का सिलेबस क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12 में जो मैक्सिमम जो मार्क्स आता है एग्जाम में वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। मैक्सिमम मतलब 90%। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे हाथ में एनसीईआरटी बुक है और यही बुक आपको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। आपको इस बुक में एक एक चैप्टर बहुत बारीकी से समझाया जाएगा। बायोलॉजी का कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमें डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज को वीडियो को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन क्लास। और इस इंट्रोडक्शन क्लास बायोलॉजी में हम आपको यूनिट बताने वाले हैं कि किस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है। तो अगर हम बात करें तो आप देखते होंगे कि यहां पे हमने 6 यूनिट लिखा है। तो दोस्तों, क्लास 11th में जो बच्चे बायो में होंगे या जिन्होंने बायो पढ़ लिया होगा तो उनको पता होगा कि क्लास 11 का जो एनसीईआरटी का बायो का बुक है उसमें यूनिट 1 से यूनिट 5 तक पढ़ना है। यूनिट 1 से यूनिट 5 तक क्लास 11th में पढ़ना है, जो आप लोगों ने पढ़ चुका होगा। इसीलिए क्लास 12 के अगर आप एनसीईआरटी बायो का बुक देखेंगे तो उसमें यूनिट 6 से स्टार्ट किया गया है। अगर हम यूनिट 6 की बात करें तो यूनिट 6 में सबसे पहले हमें जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पहले यूनिट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें हमें 5 यूनिट पढ़ने हैं। आप देख रहे होंगे कि यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10। अगर हम यूनिट 6 की बात करें तो यूनिट 6 में हमें जो यूनिट पढ़ना है उस यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन। ये जो रिप्रोडक्शन है, इस रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग 4 चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो रिप्रोडक्शन का मतलब हम आपको बताएंगे क्या होता है और एक एक चैप्टर को हम आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे और उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद उसका जो क्वेश्चन है वो भी हम आपको करवाएंगे। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में आपको पता होगा या आप नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता देता हूं। रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। अगर रिप्रोडक्शन यूनिट की बात करें तो इसमें हम 4 चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारा पहला चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम बात करें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे आप, वैसे जो कि लिविंग थिंग्स होंगे। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सीबीएसई बच्चों के लिए है और इंग्लिश मीडियम जो बच्चे बिहार बोर्ड से भी इंग्लिश मीडियम में हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया गया है। और जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो बच्चे भी निराश ना हो, उनके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और पैरेलल सीरीज वाइज आपको हिंदी मीडियम के बच्चों को भी और प्लस इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, दोनों को आपको वीडियो सेम टू सेम उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए हिंदी मीडियम में वीडियो बनाएंगे और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम में वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन में हमने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन में जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अगर हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से आप क्या समझते हैं? पहले रिप्रोडक्शन वर्ड से क्या समझते हैं? रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल या तो 2 अपोजिट जो पेरेंट्स होते हैं
वो एक न्यू इंडिविजुअल का निर्माण करते हैं, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर बेसिक चैप्टर है। अगर हम इस फर्स्ट चैप्टर को पढ़ लेंगे तो इसमें हमें प्लांट्स के बारे में भी थोड़ा सा जानना है बेसिक, और एनिमल्स के बारे में भी बेसिक जानना है। तो उसके बाद जब हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा सेकेंड चैप्टर जो होगा वो होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। अब अगर हम बात करें कि रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बात करेंगे, तो फ्लोवरिंग प्लांट में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसमें हम लोग फेजेस में या इवेंट्स में बांटेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग फ्लावर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि फ्लावर्स क्या होता है। फ्लावर्स को आपको पता होगा कि फ्लावर्स को जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा गया है, यानी कि फ्लावर्स ही प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, तो फ्लावर्स क्या होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स को फ्लोवरिंग प्लांट बोलते हैं। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या उसके स्ट्रक्चर्स होंगे, क्या क्या इवेंट्स होंगे, तो उन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस किसमें करेंगे, सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव प्रजनन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमन में कैसे मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें हम इवेंट्स पढ़ेंगे, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि एम्ब्रियोजेनेसिस, ये सब क्या है, बहुत सी चीजें पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर हम फोर्थ चैप्टर की बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर आ पाइए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब प्रजनन संबंधित जो भी स्वास्थ्य या इसमें होने वाली बीमारियां होंगी उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या मेथड्स इसमें आते हैं, जैसे फिजिकल मेथड्स, बैरियर मेथड्स, सर्जिकल मेथड्स, विस्टोटोमी क्या है, हिस्टोटोमी क्या है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, गिफ्ट क्या है, तो कैसे बेबी ट्रांसप्लांट, बेबी जो है टेस्ट ट्यूब बेबी, तो ये सारे चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। तो ये हमारा यूनिट फर्स्ट में, यानी 6 यूनिट आप बोल सकते हैं, या तो आप 12th का फर्स्ट यूनिट बोल सकते हैं। तो इस यूनिट में हम लोग 4 चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो वो हमारा है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ये जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये जो हमारा यूनिट है, इस यूनिट में देखिए हम लोग 3 चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारा पहला होगा, तो पहला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे कि जो मेंडल्स ने जो लॉ दिया है, तो लॉ क्या है। दूसरे में हम लोग डीएनए आरएनए के बारे में और ज्यादा मोलिकुलर बेस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे 11th क्लास में आपने जब सेल पढ़ा होगा तो सेल में आपने न्यूक्लियस पढ़ा होगा, तो न्यूक्लियस में आपने पढ़ा होगा डीएनए क्या होता है, डीएनए कैसे बनता है, डीएनए कितने स्ट्रैंड के होते हैं, डीएनए के कौन है, जो कि जिनके फादर ऑफ डीएनए कहा गया, डीएनए का मॉडल किन्होंने दिया था, डीएनए में क्रोमोटिन क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे जो कि मोलिकुलर बेस में होगा। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, सारी चीजों के बारे में हम लोग, नाइट्रोजनस बेस जिसे डीएनए का कहा जाता है, सारी चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो अगर अगले चैप्टर की बात करें तो फिर हम लोग इसमें मोलिकुलर की बात हमने कर ही ली। अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैव विकास जिसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जैव विकास में कैसे हुआ, ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, जैव विकास कैसे हुआ, कैसे, इसमें हम लोग डार्विन थ्योरी पढ़ेंगे, लेमार्किज्म थ्योरी पढ़ेंगे कि एक जिराफ है, जिराफ का जो नेक है वो कैसे लंबा हो जाता है, क्योंकि यूज ऑफ ऑर्गन एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में। जेनेटिक्स के फादर तो आपको पता होगा, जेनेटिक्स के फादर जो है वो ग्रेगर जोहान मेंडल है, जो कि मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा गया है। ठीक है, अब हम थर्ड यूनिट पे आते हैं, यानी कि 7th यूनिट, क्लास 12 का 7th यूनिट और ऐसे क्लास 11 का 7th यूनिट और ऐसे थर्ड यूनिट क्लास 12 का। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर एनसीईआरटी में 7th यूनिट दिया है तो आप 7th यूनिट लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। यूनिट्स कोई मायने नहीं रखता है, नंबरिंग दैट मैंने ये रखता है कि आपको किस में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे तो ह्यूमन वेलफेयर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ह्यूमन हेल्थ के बारे में स्टडी करेंगे और उसके कल्याण के बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो इसमें हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, हेल्थ क्या होता है, डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, डिजीज क्या होता है।
तो हेल्थ, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है, डिजीज का डेफिनेशन क्या होता है, तो इन सारे चीजों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो अगर हम अगले चैप्टर की बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो क्या क्या स्ट्रेटेजी है बनाने का। जैसे आप देखें तो स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि कैसे जो हमारा फूड की जब कमी हो गई थी तो ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ऐसे श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, व्हाइट, तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि फूड प्रोडक्शन में कैसे वो हेल्प किया स्ट्रेटेजी। अगर हम अगले चैप्टर की बात करें तो अगले चैप्टर में हम लोग माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने आपको बताया तो कैसे माइक्रोब्स, कौन कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि डिजीज को करवाते हैं और इनसे हम कैसे प्रिवेंट करें अपने आप को, जैसे बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज, वैसे डिजीज जो कि वर्म से होते हैं, कीड़े मकोड़े से होते हैं। तो इन सारे चीजों के बारे में हम इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारा माइक्रोब्स में स्टडी करेंगे। माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहने का मतलब कि छोटे से छोटे ऐसे जीवाणु या वैसे विषाणु या वैसे फंगी जिनके कारण हमारे शरीर में कोई भी डिजीज होता है। जैसे अगर हम फंगल डिजीज की बात करें तो स्किन में जो आपका कोई भी डिजीज होता है तो ज्यादातर वो फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। ठीक है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें तो आपका ट्यूबरक्लोसिस हो गया। तो ऐसे बहुत से डिजीज हैं जिसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। अब आते हैं हम फोर्थ यूनिट पे। ठीक है, तो हमारा जो चौथा यूनिट है वो बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। देखिए अगर हम चौथे यूनिट की बात करें बायोटेक्नोलॉजी की तो इसका मतलब होता है जैव प्रौद्योगिकी, और इसके एप्लीकेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और इसके कार्य क्या क्या। जैव प्रौद्योगिकी कहने का मतलब कि जीनोम पे कैसे काम हुआ, जीन कैसे बना, जेनेटिक कोड के बारे में बता। तो देखिए आपका जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट और सेकेंड यूनिट आप देख सकते हैं कि आपका सेकेंड यूनिट और फोर्थ यूनिट ये कोऑर्डिनेटेड यूनिट है। कहने का मतलब कि अगर आप सेकेंड यूनिट अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको हम डायरेक्ट फोर्थ यूनिट पढ़ाएंगे, क्योंकि सेकेंड यूनिट से को रिलेट करता है फोर्थ यूनिट, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। ठीक है, जेनेटिक सीजर के बारे में बताएंगे, डीएनए को कैसे काटा गया, कौन कौन से एंजाइम काम किए। तो जब आप सेकेंड यूनिट अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे जीन वगैरह के बारे में, तो फिर जब हम आपको फोर्थ यूनिट तुरंत स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद आपको फोर्थ यूनिट में दिक्कत कहीं पे भी नहीं आएगा। जैसे फोर्थ यूनिट पे हम लोग प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करेंगे, क्या क्या सिद्धांत हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ऐसे कर करके हम लोग फोर्थ यूनिट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग थर्ड यूनिट पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग जो आप पांचवा यूनिट देख रहे हैं जिसे इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी का मतलब होता है परितंत्र, इकोलॉजी का मतलब होता है परितंत्र। तो इस इकोलॉजी चैप्टर, इस इकोलॉजी यूनिट में हम लोग 4 चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। इस इकोलॉजी यूनिट में यानी 5वें यूनिट में हम लोग 4 चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में, ऑर्गेनिक के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर पॉल्यूशन के बारे में आपको बताएंगे, फिर पॉपुलेशन के बारे में बताएंगे, पॉपुलेशन क्या होता है, फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या क्या होते हैं इन्वायरमेंटल में, जैसे सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, आपको बहुत से पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं, साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग और भी स्टडी करेंगे कि कैसे हम लोग अपने इन्वायरमेंट को प्रिवेंट करें, यानी अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचाएं। जैसे सॉइल पॉल्यूशन को आप कैसे बचा सकते हैं, तो जो पेड़ों की कटाई हो रही है, सॉइल इरोजन जो हो रहा है, तो उन सबको हम प्रिवेंट करें। तो इन सारे चीजों के बारे में हम लोग स्टडी इकोलॉजी के अंदर करेंगे। तो ये हमारा आज का हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास दिया, जिसमें हमने आपको एक एक यूनिट के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी। रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी और लास्ट में इकोलॉजी। ये जो पांचों आप यूनिट देख रहे हैं, ये पांचों यूनिट मिला करके आपको क्लास 12th के बायोलॉजी में 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का आता है। ये जो सीबीएसई हो चाहे और भी कोई अदर बोर्ड हो, अगर आप बायो की बात करें तो बायो में आपका 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर आता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर आता है, जो आपको आपके स्कूल या आपके कॉलेजेस में आपको देने होते हैं।
तो आज का जो हमारा वीडियो था ये इसी बेस पे आधारित था। तो हमें उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करेंगे। इस रिप्रोडक्शन यूनिट में हम लोग चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम आपको बताएंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं या मोड्स होते हैं या मीन्स होते हैं, और फिर हम आपको बताएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फेजेस के बारे में और इवेंट्स के बारे में। इन सारी चीजों के बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो अगले वीडियो से हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आज के वीडियो में आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पहला चैप्टर है हमारा। रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट दूसरा चैप्टर है हमारा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन तीसरा चैप्टर है। और चौथा और आखिरी चैप्टर हमारा होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है, एक एक टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक वाइज आपको हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा लाइफ स्पेन। जी हाँ, लाइफ स्पेन, जिसे हिंदी में जीवन अवधि कहा जाता है। अगर हम लाइफ स्पेन की बात करें तो लाइफ स्पेन को जीवन अवधि या जीवन काल कहा जाता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जीवन अवधि या जीवन काल क्या होता है, यानी कि लाइफ स्पेन क्या है। देखिए, लाइफ स्पेन समझने से पहले आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं। रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है दोस्तों, जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंगल ऑर्गेनिज्म हो या तो 2 डिफरेंट अपोजिट पेरेंट्स मिलकर अपनी ही तरह नए संतति का या तो नए इंडिविजुअल का रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, बर्थ करते हैं, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अ ऑर्गेनिज्म एबल टू रिप्रोड्यूस देयर young ones or offsprings similar to their itself, that is reproduction। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है वो हम इसमें जानेंगे आगे। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स है वो भी हम आगे जानेंगे। चलिए, तो पहला जो हमारा टॉपिक अगर इसमें स्टार्ट हुआ है तो उसे हम लाइफ स्पेन का नाम हमने दिया है। एनसीईआरटी से हम लोग चल रहे हैं। तो लाइफ स्पेन की अगर हम बात करें तो लाइफ स्पेन सबसे पहले क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं। लाइफ स्पेन को कहा जाता है जीवन काल या जीवन अवधि। जैसे कौन सा जीव कितना दिन जीवित रहता है, दैट इज लाइफ स्पेन। देखिए, अब लाइफ स्पेन को अगर हम डिफाइन करें तो लाइफ स्पेन क्या होता है समझिए। लाइफ स्पेन होता है कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पेन। यानी कि चाहे वो जीव कोई भी जीव हो, चाहे वो कोई भी जीव हो एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव को छोड़कर चाहे कोई भी जीव हो, अगर उसके जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो अवधि है उसे हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। यानी कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पेन। अब ये लाइफ स्पेन वेरिएबल होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम पैरोट की बात करें तो पैरोट का लाइफ स्पेन 140 साल होता है। ठीक है, कौवे की बात करें तो कौवे का लाइफ स्पेन 15 साल होता है। तो ऐसे करके लाइफ स्पेन डिफर करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं तो हम लोग का अब का जो लाइफ स्पेन है, अब का जो हम लोग जीवित रह पाते हैं वो 70 साल मैक्सिमम। बहुत से कम लोग होते हैं जो कि 90 साल 100 साल जी पाते हैं, नहीं तो 70 साल जो है हमारा एवरेज ईयर है। ठीक है, लाइफ स्पेन का। तो देखिए
ये नेचुरल डेथ होना चाहिए। कहने का मतलब प्राकृतिक मृत्यु होना चाहिए उसके जन्म से लेकर के। अगर कोई भी एक्सीडेंटल केस है या कोई भी किसी भी वो दूसरे कारणवश मरा है तो डेट इज नॉट देयर लाइफ स्पेन, वो उसको डिफाइन नहीं कर पाएगा लाइफ स्पेन को। तो अगर किसी भी जीव का लाइफ स्पेन को अगर डिफाइन करना है तो लाइफ स्पेन को हम लोग कहेंगे कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पेन। यह हमारा पहला पॉइंट है। अब दूसरे पॉइंट की और हम लोग आते हैं तो लाइफ स्पेन जो होता है इज नॉट कोरिलेटेड विथ दियर साइजेस। लाइफ स्पेन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नॉट कोरिलेटेड विथ दियर साइजेस, यानी कोई भी जीव है उसका लाइफ स्पेन उसके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर हम बात करें एक कौवे की बात करते हैं और एक तोते की बात करते हैं, यानी एक क्रो की बात करते हैं और एक पैरोट की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों के साइज में तो ज्यादा वेरिएशन नहीं है। कौवे और तोते के साइज में तो ज्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन अगर हम उसके लाइफ स्पेन की बात करें तो जहां कौवा 15 साल जीता है वहीं तोता पे 140 साल जीता है। तो दोनों के लाइफ स्पेन में कितना वेरिएशन आ गया, आया कि नहीं है? तो उसी तरह से एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो दो एग्जाम्पल आपको दो दिए गए हैं दोस्तों। जो पहला एग्जाम्पल है वो यही कौवा और तोता को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। दोनों के साइज में ज्यादा वेरिएशन नहीं है लेकिन लाइफ स्पेन में बहुत वेरिएशन है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो मैंगो ट्री और पीपल ट्री का दिया हुआ है। यानी कि मैंगो ट्री और पीपल ट्री की अगर हम बात करें तो मैंगो ट्री जो होता है वो 60 साल होता है उसका, जबकि पीपल ट्री का 200 साल होता है। यानी कि दोनों के साइज में ज्यादा वेरिएशन नहीं है लेकिन लाइफ स्पेन में कितना वेरिएशन है। और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर हम एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट हो गया, और एक और एग्जांपल आप पैरोट का ले लीजिए। एलिफेंट साइज में तो कितना बड़ा है ना, लेकिन लाइफ स्पेन उसका कितना है, 60 से 90 साल। अब लाइफ स्पेन उसका कैसे ऐसे है ये हम आपको बताएंगे। स्पेसीज टू स्पेसीज लाइफ स्पेन डिफर करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने दूसरे पॉइंट का मतलब आपको बताया कि लाइफ स्पेन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नॉट कोरिलेटेड विथ दियर साइजेस, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसका लाइफ स्पेन उसके साइज के ऊपर निर्भर नहीं करता है। अब हम बात करते हैं कि लाइफ स्पेन कुछ दिए हुए हैं आपको, जैसे आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं कि एक चार्ट बनाया हुआ है, उसमें कुछ का लाइफ स्पेन लिखा है और कुछ का बोला है कि आप उसको फिलअप कीजिए। तो हमने सारे लाइफ स्पेन को यहाँ पे आपको दे दिया है। अब इन सारे लाइफ स्पेन के बारे में हम आपको एक एक कर करके बताते हैं। देखिए आप इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे, ये जो हमने चार्ट बनाया है इस चार्ट में एक तरफ हमने लिखा है कि लाइफ स्पेन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनका लाइफ स्पेन नीचे दिए गए हैं। एक तरफ ऑर्गेनिज्म का नाम और दूसरे तरफ इसका लाइफ स्पेन। अगर हम एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट का जो लाइफ स्पेन होता है वो 60 टू 90 ईयर्स होता है। अब देखिए एलिफेंट का लाइफ स्पेन 60 टू 90 ईयर्स होता है। अब 60 से लेकर के 90 साल कैसे हो गया, इन दोनों के बीच में एवरेज कैसे होगा? तो देखिए एलिफेंट के दो प्रजाति होते हैं, दो स्पेसीज होते हैं। एक होता है एशियन एलिफेंट, एक होता है अफ्रीकन एलिफेंट। तो एशियन एलिफेंट की बात करें तो एशियन एलिफेंट का जो लाइफ स्पेन होगा वो 16 ईयर्स होता है, जबकि अफ्रीकन एलिफेंट का लाइफ स्पेन 90 ईयर्स होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से सारे ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन दिया हुआ है। अगर हम बात करें रोज की तो रोज का लाइफ स्पेन 5 टू 7 ईयर्स है, यानी 5 से 7 साल तक रोज जीवित रहता है। ये इसका लाइफ स्पेन है, ठीक है। अगर हम बात करें डॉग की तो डॉग का आप देख रहे हैं 15 साल होता है लाइफ स्पेन। अगर हम बात करें बटरफ्लाई की तो बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पेन होता है वो 1 से 3 वीक होता है। उसी तरह से लाइफ स्पेन क्रो का आप देख सकते हैं, बनाना का देख सकते हैं। तो इन सारे चीजों का लाइफ स्पेन हमने यहाँ पे लिख दिया है। अभी थोड़ी देर में जब हम क्लास खत्म करने पे आएंगे तो आपको हम बोल देंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए दोस्तों ये लाइफ स्पेन के बारे में अभी हमने आपको एक एक कर करके बता दिया। ये भी हमने आपको बताया कि लाइफ स्पेन क्यों किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो लाइफ स्पेन से ही रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट है लाइफ साइकिल। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जब जन्म लेता है यानी बर्थ लेता है तो एक ग्रोथ करता है, ग्रोथ के बाद उसको मैच्योरिटी प्रदान। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो एक आप यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर आप लाइफ साइकिल की बात करें, ठीक है, लाइफ साइकिल, तो जैसे मान लीजिए कि लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? लाइफ साइकिल का मतलब होता है जीवन चक्र,
यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है जो पहले बर्थ लिया, जन्म लिया, उसके बाद एक सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ और मैच्योरिटी आई इसमें, फिर इन टर्म्स रिप्रोड्यूस किया। जैसे ह्यूमन बींग्स को आप ले लीजिए, ह्यूमन बींग्स का अगर रिप्रोडक्शन में लाइफ साइकिल की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन दिस वर्ल्ड। देयर इज नो एनी ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट सिंगल सेल। कहने का मतलब कोई भी संसार में जीवित नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि लाइफ साइकिल की, तो कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो जन्म लेता है, बर्थ लेता है, उसके बाद एक सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ और मैच्योरिटी आती है उसमें, फिर अपनी ही तरह एक इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करता है और एट लास्ट वो डेड कर जाता है, डाई कर जाता है, मर जाता है। उस पूरा यही प्रोसेस चलता रहता है। तो जिस तरीके से लाइफ साइकिल आपने पढ़ा तो वो लाइफ साइकिल उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स होते हैं, रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स होते हैं, जैसे एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्टडी प्लस 2 के इस एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाइफ स्पेन पढ़ लिया था, तो लाइफ स्पेन के बाद जो हमारा आज का वीडियो है, वो आज का वीडियो हमारा है रिप्रोडक्शन का। हम आपको डिफिनेशन बताएंगे, फिर उसके बाद हम आपको रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था लाइफ स्पेन के बारे में। लाइफ स्पेन हमने आपको बता दिया था कि लाइफ स्पेन क्या होता है। लाइफ स्पेन हमने आपको बताया था कि लाइफ स्पेन जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है। लाइफ स्पेन होता है क्या है, लाइफ स्पेन को हमने एक्सप्लेन किया था कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पेन। फिर हमने कुछ लाइफ स्पेन आपको दिखाए थे कि किसका कितना लाइफ स्पेन होता है, वो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में रिप्रोडक्शन यूनिट का जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस फर्स्ट चैप्टर में अब हम लोग रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। और रिप्रोडक्शन में हम आपको सबसे पहले रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन बताते हैं कि आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो दोस्तों, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच an organism which able to reproduce their young ones or offsprings similar to itself। यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरह अपने ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करता है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखिए, डेफिनेशन और एग्जाम्पल आप एग्जैक्ट एनसीईआरटी का ही लिखें, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आते हैं। और अगर आप डेफिनेशन और एग्जाम्पल एनसीईआरटी का लिखेंगे तो आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन, जो कि हमने आपको डेफिनेशन बता दिया। रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस और ऑफस्प्रिंग्स व्हिच इज सिमिलर टू इटसेल्फ, जो कि उन्हीं के तरह दिखता है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। अगर हम टाइप्स की बात करें, कि रिप्रोडक्शन की बात करें, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप ध्यान से सुनेंगे डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज व्हेन ऑफस्प्रिंग्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सिंगल पेरेंट्स, यानी कि कोई भी एक सिंगल पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। यानी कि या तो गैमेट सेल का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या तो गैमेट सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है। तो आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज व्हेन ऑफस्प्रिंग्स is produced by the involvement of a single parents। एक सिंगल पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म
अपनी ही तरह ऑफ स्प्रिन को रिप्रोड्यूस करता है तो उसे आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और डिफिनेशन हो जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज व्हेन अ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग्स और young ones with or without involvement of gametes formation। यानी कि या तो गैमेट्स बनेगा या गैमेट्स नहीं बनेगा, जिसमें कोई भी एक सिंगल पेरेंट्स की सहायता से अगर एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सिंगल पेरेंट्स होगा। अगर फिर हम दूसरी बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप समझने के लिए आप बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन टू पेरेंट्स और टू पेरेंट। कहने का मतलब कि जब दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि व्हेन एन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू अपोजिट पेरेंट्स, यानी कि जब दो अपोजिट पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से जब कोई भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न कह करके उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट्स की सहायता से कोई भी इंडिविजुअल का रिप्रोडक्शन होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स की जरूरत होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट सेल का फ्यूजन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। अगर हम टू अपोजिट पेरेंट्स की बात करें तो आप यहां पे ध्यान देंगे, टू अपोजिट पेरेंट्स कहने का मतलब कि एक अगर मेल होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। तो मेल और फीमेल दोनों के इन्वॉल्वमेंट से अगर ये मेल गैमेट्स है, ये आपका मेल गैमेट्स है और ये आपका फीमेल गैमेट्स है, तो ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से अगर इसका फ्यूजन होगा तो उससे जो न्यू इंडिविजुअल डेवलप होगा तो इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू अपोजिट पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स की मदद से कोई भी इंडिविजुअल का रिप्रोडक्शन या फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स। अगर आप मानव को देखें, ह्यूमन बींग्स को देखें, तो एक मेल पेरेंट्स होता है और एक फीमेल पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स की कॉम्बिनेशन से एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो मेल बेबी का हो या फीमेल बेबी का हो। तो आपको हमने बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब देखिए, अब अगर हम पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बहुत से टाइप्स हैं, यानी कि आपके बुक में भी दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों का मीनिंग सेम ही है। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो तीनों का मीनिंग सेम है, यानी कि तीनों का आंसर एक ही होगा। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो जो मेन टाइप्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो 5 टाइप्स होते हैं, यानी कि देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो पहला टाइप होता है जिसे हम बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। अब बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, सबसे पहले हमने आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, बाइनरी का मतलब होता है 2 यानी 2, और फ्यूजन का मतलब होता है डिवीजन, यानी एक कोई भी पेरेंट्स है सिंगल पेरेंट्स, तो उसकी जो सेल्स होंगी वो 2 पेरेंट्स यानी कि 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, अगर कोई एक है तो वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, तो उसे हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। जैसे पैरामेशियम, पैरामेशियम में क्या होता है
कि एक सेल दो सेल में बट जाता है, यानी एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप अमीबा का एग्जांपल लीजिए, बहुत बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। तो आप अमीबा से देखेंगे कि ये जो अमीबा है, इस अमीबा से छोटे छोटे बहुत सारे अमीबा अगर बनते हैं, एक से दो में अगर कन्वर्ट होता है, इसके बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, यही न्यूक्लियस ठीक होते होते एक अलग बना लेता है। तो आप बाइनरी फिजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमीबा एंड पैरामेसियम। बाइनरी का मतलब होता है 2 और फिजन का मतलब होता है डिवीजन, यानी एक से दो में दो सेल में डिवाइड हो जाना। वही एक ही पेरेंट सेल है और उसी सेल से एक नया सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, दो नए सेल में बट जाता है और इन दोनों नए सेल को डॉटर सेल कहते हैं और इसी से एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। यानी कि एक तरह से मेथड है, ये एक टाइप है, मीन्स है, मोड है, मेथड है। मेथड कहने का मतलब या मीन्स कहने का मतलब या मोड कहने का मतलब या टाइप कहने का मतलब सबका मीनिंग सेम है। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या मेथड है, क्या क्या मीन्स है, क्या क्या मोड्स है या क्या क्या टाइप्स है। तो बाइनरी फिजन हमने आपको बताया। अब देखिए, अब बाइनरी फिजन में आपके एनसीईआरटी में भी एक पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज इंसिस्टेशन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंसिस्टेशन। तो आइए हम आपको समझा देते हैं इंसिस्टेशन क्या होता है। इंसिस्टेशन में बेस्ट एग्जांपल अमीबा का हम लेते हैं। अमीबा का आपको दिया हुआ भी है। अगर हम अमीबा की बात करें तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब कहने का मतलब कि किसी भी इंसान का, किसी भी जीव जंतु का एक फेवरेबल कंडीशन आता है, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो या इंसान हो। जैसे हम लोग जो है वो अपना अनफेवरेबल कंडीशन कब महसूस करते हैं, अगर हमें बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होता है तो हम अपने आप को फेवरेबल कंडीशन में लाने के लिए एसी का इस्तेमाल करते हैं, कूलर का इस्तेमाल करते हैं, फैन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरीके से इन ऑर्गेनिज्म का भी एक अनफेवरेबल कंडीशन होता है। तो जब इनका अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो उस अनफेवरेबल कंडीशन में ये अमीबा जो है, ये अमीबा क्या करता है कि अपने बाहरी लेयर्स को, यानी अपने आउटर लेयर्स को 3 लेयर्स में घेर लेता है। यानी कि 3 लेयर में यह अपने आउटर लेयर को घेर लेता है। और ये जो 3 लेयर से जिस चीज से घेरता है, जिसे हम सूडोपोडियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूडोपोडियो। ये जो 3 लेयर जो है, इन 3 लेयर को तो सबसे पहले हम सिस्ट बोलते हैं। ये जो 3 लेयर से जो आप घिरा हुआ देख रहे हैं, एक लेयर, 2 लेयर और ये हुआ आपका तीसरा लेयर, ठीक है। तो ये जो 3 लेयर है, इस 3 लेयर को हम लोग बोलते हैं सिस्ट। इसको क्या बोलते हैं? सिस्ट। यानी ये जो लेयर्स है इसे सिस्ट कहा जाता है और इसमें पाया जाता है सूडोपोडियोस्पोर्स। इसके अंदर क्या पाया जाता है? सूडोपोडियोस्पोर्स। अगर हम सूडोपोडियोस्पोर्स की बात करें, PSEUDO, सूडोपोडियोस्पोर्स। तो ये जो सूडोपोडियोस्पोर्स है, अब देखिए क्या होता है। अब ये क्या करता है कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब इनका अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो उस दौरान इनकी जो 3 हार्ड कवरिंग जो लेयर्स हैं वो सीक्रेट करती हैं सूडोपोडियोस्पोर्स को। और ये जो लेयर्स हैं, ये लेयर्स इनको प्रोटेक्ट कर लेता है उस कंडीशन से बचाने के लिए। ये लेयर उनको प्रोटेक्ट कर लेता है उस कंडीशन से बचाने के लिए। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, जो 3 लेयर्स कवरिंग, हार्ड कवरिंग जो सिस्ट वॉल बनता है बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडियोस्पोर्स, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंसिस्टेशन। जी हाँ, इसी प्रोसेस को इंसिस्टेशन कहा जाता है। इसी प्रोसेस को इंसिस्टेशन कहा जाता है। यानी कि अमीबा अपने अनफेवरेबल कंडीशन में जब अपने चारों ओर 3 हार्ड कवरिंग लेयर से अपने आवरण को, यानी अपने लेयर्स को, अपने बाहरी आवरण को घेर लेता है सूडोपोडियोस्पोर्स के माध्यम से, जो सिस्ट बना लेता है। क्यों बना लेता है? ये हार्ड कवरिंग इसलिए बनाता है ताकि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो उस अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग इंसिस्टेशन कहते हैं। यानी इंसिस्टेशन क्या होता है, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें कि जैसे ही इसका फेवरेबल कंडीशन आता है, जी हाँ ध्यान देंगे कि जैसे ही इसका फेवरेबल कंडीशन आता है, तो उस फेवरेबल कंडीशन जैसे ही अगर इस अमीबा का आता है, तो इसके जो 3 लेयर्स हैं, ये 3 लेयर्स क्या हो जाते हैं? बस्ट हो जाते हैं, यानी फट जाते हैं।
और जब ये 3 लेयर्स फट जाते हैं तो इनके अंदर जो सूडोपोडियो स्पोर्स है वो स्पोर्स लिबरेटेड हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। और जब यह इस स्पेस के अंदर से ये जो स्पोर्स है वो जब लिबरेटेड हो जाता है, इन्वायरमेंट के बाहर निकल जाता है, तो उस दौरान क्या होता है कि ये बाहर अगर ऐसे निकल गए तो इससे क्या होता है, छोटे छोटे अमीबा के फॉर्म में ये आ जाते हैं। और जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये पूरे अमीबा का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं एस्पोरुलेशन। जी हाँ, एस्पोरुलेशन। एस्पोरुलेशन आपने देखा होगा, तो हमें उम्मीद है आपको 2 चीज जरूर समझ में आया होगा। पहला, आपको इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन से पहले हमने बाइनरी फिजन आपको समझा दिया। बाइनरी फिजन का बेस्ट एग्जांपल हमने दिया आपको अमीबा एंड पैरामेसियम। उसमें हमने इंसिस्टेशन एक टर्म आपको समझाया है कि अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे अमीबा अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, और वो जो पूरा फेनोमेना है उस पूरे फेनोमेना को हम इंसिस्टेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे ही इसका फेवरेबल कंडीशन आता है तो इसके जो लेयर्स है, इसके जो 3 हार्ड कवरिंग लेयर्स है, 3 हार्ड कवरिंग लेयर्स, ये तीनों हार्ड कवरिंग लेयर्स बस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। और जब ये तीनों हार्ड कवरिंग लेयर फटते हैं तो उसके सिस्ट के अंदर से, यानी उसके स्पेस के अंदर जो सूडोपोडियो स्पोर्स है वो स्पोर्स बाहर निकल जाता है। और जैसे ही बाहर से निकलता है तो लिबरेटेड मतलब बाहर निकल जाना। और जैसे ही लिबरेटेड हो जाता है तो ये छोटे छोटे अमीबा के फॉर्म में हो जाते हैं और इनको फेवरेबल कंडीशन मिलने के साथ साथ ये अमीबा बड़े हो जाते हैं और फिर एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देते हैं। और जिस प्रोसेस के माध्यम से ये होता है जिसे हम एस्पोरुलेशन कहते हैं। जी हाँ, एस्पोरुलेशन कहते हैं। तो आपको यहाँ 2 चीज समझ में आ गया होगा, पहला बाइनरी फिजन और दूसरा एस्पोरुलेशन। अब हम बडिंग पे आते हैं। देखिए बडिंग क्या होता है। बडिंग जो होता है, कोई भी अगर आप एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का ले लीजिए, जैसे ईस्ट एंड हाइड्रा, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है बडिंग के ईस्ट एंड हाइड्रा। तो अगर हम ईस्ट एंड हाइड्रा को लेकर के देखें तो ईस्ट में आप देखेंगे कि ईस्ट जो है, ईस्ट एंड हाइड्रा में, ईस्ट में जो न्यूक्लियस है ईस्ट का, ये क्या करता है कि ठीक होते होते बाहर निकलता है और यहां से बड बना लेता है। ये आपका बड बना लेता है और यही बड आगे चलकर छोटे छोटे अलग 2 इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं। तो बडिंग मतलब, कहने का मतलब, अ बड डेवलप्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड दे सेपरेटेड फ्रॉम दियर बॉडी एंड डेवलप दियर सेल्फ इन अ न्यू इंडिविजुअल। यानी एक बर्ड है जो पहले डेवलप होता है कोई भी एक ओल्ड ऑर्गेनिज्म में, कोई भी एक सिंगल पेरेंट में, और वो बर्ड जो है फिर उसके बाद उसके बॉडी से सेपरेट होता है और सेपरेट होने के बाद उसके बाद अपनी ही तरह उसी के आकार का एक नया इंडिविजुअल डेवलप करता है, जिसे हम लोग किस मेथड के नाम से जानते हैं, बडिंग मेथड के नाम से जानते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी नया इंडिविजुअल बनता है उसको हम एक टर्म के नाम से जानते हैं जिसको क्लोन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्लोन। अगर हम क्लोन की बात करें तो क्लोन क्या होता है, अगर यहाँ पे आप देखें तो उसे क्लोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लोन। अब ये क्लोन क्या होता है, आइए हम आपको क्लोन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, क्लोन कहने का मतलब कि कार्बन कॉपी, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो अपने पेरेंट के पूरी तरह एग्जैक्ट कॉपी होगा, यानी कि देयर इज नो वेरिएशन, 100% एग्जैक्ट कॉपी टू दियर पेरेंट्स। जो भी इंडिविजुअल नया बनेंगे वो अपने पेरेंट्स के 100% कॉपी होंगे, यानी कि दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू दियर पेरेंट्स। वे मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होंगे और जेनेटिकली भी सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स की अपेक्षा। इसीलिए कहा जाता है कि द क्लोन जो होते हैं वो 100% एग्जैक्ट कॉपी टू दियर पेरेंट्स सेल, यानी वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफ स्प्रिंग यूज न करके क्लोन का यूज किया जाता है। ऑफ स्प्रिंग का यूज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किया जाता है, लेकिन आपको लिखा हुआ मिलेगा तो उसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्लोन वर्ड जो है वो इसके लिए सटीक फिट बैठता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। क्लोन का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी एग्जैक्ट कॉपी टू दियर पेरेंट्स। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लोन समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हमने बडिंग आपको बता दिया था, अब हम फ्रेगमेंटेशन पे आते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, पीसेस। फ्रेगमेंटेशन मतलब खंडी भवन, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाना।
जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर एक इंडिविजुअल है और वह अगर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जा रहा है तो उसे हम खंडी भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? खंडी भवन। तो अगर हम खंडी भवन की बात करें यानी कि फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्रेगमेंटेशन। स्पोरुलेशन हमने आपको बता दिया। अब हम आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या इसे आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये केवल और केवल प्लांट में ही देखने को मिलता है। जी हाँ, दिस टर्मोलॉजी इज रिलेटेड टू द प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या कहता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर ऑफ टू टाइप्स। इसके भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी जो नेचुरली हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का हम आपको एग्जांपल देते हैं। आप अगर डिजर्ट एरिया में जाते हैं, वो भी कब? अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल वेदर में जाते हैं, गर्मी के सीजन में जाते हैं, तो आप वहां पे देखेंगे कि जो छोटे छोटे प्लांट के छोटे छोटे जो पीसेस हैं वो जमीन पे पड़े रहते हैं, बालू पे पड़े रहते हैं, सूखे पड़े रहते हैं। लेकिन अगर आप वही बारिश के मौसम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको छोटा छोटा प्लांट देखने को मिलेगा, छोटा छोटा आपको पौधे देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो भी स्पेसीज प्लांट के हैं जो कि टुकड़े में पड़े हुए हैं, जो सूख गए हैं, जैसे ही उनका फेवरेबल कंडीशन आया तो क्या हुए? अपने आप को जर्मिनेट करने लगे, अपने आप को ग्रो करने लगे। उनको पानी मिला, उनको सनलाइट मिला, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने लगे, अपने आप को डेवलप कर लिया उन्होंने। तो उससे जो भी रिप्रोडक्शन होता है नेचुरली हो रहा है ना, वो इंसान तो कोई कर नहीं रहा है, तो इसीलिए उसे हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा हमने आपको बताया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल कहने का मतलब मैन मेड, यानी जो हमने किया, जो आपने किया। जैसे इसका 3 एग्जांपल हम आपको देते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। पहला होता है कटिंग, यानी कि काट करके। जैसे गुलाब का पौधा, आप किसी के यहां जाते हैं, आपको पौधा पसंद आ जाता है, आप बोलते हैं यार मुझे चाहिए था, तो बोलता है ठीक है आप एक टहनी काट लीजिए, ले जाइए आप अपने घर में लगा दीजिए। दैट इज कटिंग मेथड, यानी कि आप कटिंग मेथड के द्वारा। दूसरा लेयरिंग मेथड होता है। जैसे एक प्लांट है, एक प्लांट मान लीजिए ये आपका प्लांट है, इस प्लांट में से जैसे मान लीजिए कोई एक स्टेम ले लीजिए, उस स्टेम को आपने बेंड करके मिट्टी के ऊपर ढक दिया, उससे उसको आपने पानी वगैरह दिया, उससे जो नया डेवलप हुआ उसको फिर काट करके आपने एक अलग सेपरेट लगा दिया। जैसे लेमन के पौधे में आप देखते हैं, दैट इज लेयरिंग मेथड। तीसरा ग्राफ्टिंग मेथड होता है, यानी 2 डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट्स को आपने एक छोटे छोटे हिस्से को काट करके 2 अलग अलग वेराइटी, जैसे 2 मैंगो का हम एग्जांपल लेते हैं। ये एक अलग मैंगो का ट्री है, ये एक अलग मैंगो का ट्री है। मान लीजिए दशहरी है और ये मान लीजिए आपका मालदा है। आम का बहुत सारा वेराइटी होता है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में हम आपको कितने फेजेस हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने इवेंट्स हैं, तो एक एक कर करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते जाएंगे। तो ये टॉपिक हमें उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी प्लस 2 के इस एजुकेशनल चैनल में। मैं आज के वीडियो में पढ़ाने वाला हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुका है। उसमें हमने आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, और उन टाइप्स के बारे में भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे और हम आपको बता देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी उसका डेफिनेशन हम आपको बताएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फेजेस के बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर द फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम फेजेस की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेज होते हैं। जी हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेज होते हैं। पहला होता है जुवेनाइल फेज, जिसे हम प्लांट में वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। अगर हम जुवेनाइल फेज की बात करें
तो जुवेनाइल फेज क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिर हम जब सेकेंड फेज में आएंगे तो सेकेंड फेज को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है उसमें हम आपको बताएंगे। तीसरी फेज की बात करें तो सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज क्या होता है जिसे ओल्ड फेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग आज पढ़ेंगे और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हमने पढ़े हैं वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पे आपको लिंक मिलेगा। उस अगर लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको प्रीवियस वीडियो मिलेंगे, या आप चाहें तो हमारे स्टडी प्लस 2 के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको वीडियो मिलेगा बायोलॉजी से रिलेटेड, फिजिक्स और केमिस्ट्री सारे वीडियो आपको वहां पे मिल जाएंगे। आप चाहें तो टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। और जहां तक इस चैप्टर्स है, या तो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, जो इस चैप्टर का भी आपको नोट्स चाहिए हो तो आप पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको व्हाट्सएप बताया जाएगा, जो कि फिजिक्स के सर आपको व्हाट्सएप का नंबर बताएंगे। उसी नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में किसी भी चैप्टर का नोट्स। ठीक है, तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है हम आपको पहले बता देते हैं, और ऐसे भी हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है। एक बार फिर से हम लोग उसको रिमाइंड कर लेते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल या देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 और मोर पेरेंट्स, यानी कि जहां 2 या 2 से अधिक पेरेंट्स की जरूरत हो किसी भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यानी कि इन दिस रिप्रोडक्शन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि मेल गैमेट्स भी बनेगा और फीमेल गैमेट्स भी बनेगा। उन दोनों गैमेट्स के बनने से जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफिनेशन हमने आपको बता दिया। अब हम अगर फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 फेजेस होते हैं, जो अभी हमने आपको बता दिया है। पहला जुवेनाइल फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा सेनेसेंट फेज। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं। पहले हम जुवेनाइल फेज के बारे में जानते हैं। देखिए जुवेनाइल फेज क्या होता है। जुवेनाइल फेज होता है कि इट इज दैट टाइप ऑफ फेज of sexual reproduction in which the period of growth and maturity of an organism before they can reproduce, यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं कि द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जुवेनाइल फेज। यानी कि ग्रोथ और मैच्योरिटी कहने का मतलब ये हुआ, आपको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। आप यहां पे देखिएगा, अगर कोई भी एक बेबी का बर्थ हुआ है तो जब वो बेबी जन्म लिया तो उसके जन्म लेने से जो उसकी ग्रोथ हुई तो उसका जब ग्रोथ हुआ था, इन दोनों के बीच का जो पीरियड है, कब बर्थ से लेकर के उसके ग्रोथ और मैच्योरिटी, यानी कि जिसे आप टीन एज के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, टीन एज के नाम से। जैसे कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके जन्म से लेकर के 12 वर्ष तक या 11 वर्ष तक की एज को उसका जुवेनाइल फेज कहा जाता है। और अगर हम पौधों में बात करें, प्लांट में बात करें, तो इसी जुवेनाइल फेज को पौधों में वेजिटेटिव फेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जुवेनाइल फेज होता है, इट इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इट्स जुवेनाइल फेज। तो ये हमारा जुवेनाइल फेज हो गया। अगर हम जुवेनाइल फेज का एग्जांपल देखें तो जुवेनाइल फेज का एग्जांपल आप प्लांट में भी देख सकते हैं, आप एनिमल्स में भी देख सकते हैं। ये आपके आसपास, आपके इन्वायरमेंट के आसपास होता है। ठीक है, तो दूसरा अब हम रिप्रोडक्टिव फेज की बात करते हैं, यानी दूसरा जो हमारा फेज होता है रिप्रोडक्टिव फेज होता है। देखिए जहां पे जुवेनाइल फेज खत्म होता है, जहां पे जुवेनाइल फेज खत्म होता है, वहां से जो पीरियड स्टार्ट होता है, इस पीरियड में जो हार्मोनल लेवल होते हैं, जो हार्मोन का लेवल होता है वो पीक लेवल होता है।
कहने का मतलब कि जुवेनाइल फेज में हार्मोनल लेवल लो होता है, जबकि रिप्रोडक्टिव फेज में हार्मोन का जो लेवल होता है वो पीक लेवल होता है। अब देखिए रिप्रोडक्टिव फेज कहना क्या चाह रहा है। रिप्रोडक्टिव फेज ये कहता है कि द एंड ऑफ द जुवेनाइल फेज विच मार्क्स द एंड ऑफ द जुवेनाइल फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि जहां पे जुवेनाइल फेज खत्म होता है वहां से जो फेज स्टार्ट होता है उस फेज को रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। यानी ये मान लीजिए आपका जुवेनाइल फेज है, यहां पे बच्चा जन्म लिया और यहां पे मान लीजिए उसका जुवेनाइल फेज खत्म हुआ और यहां से जो अगला फेज स्टार्ट हुआ इस फेज को कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। जी हाँ, इस फेज को कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। अब रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। रिप्रोडक्टिव फेज एक ऐसा फेज होता है जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरह संतान को यानी कि ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करने के लिए एबल्ड हो जाता है, यानी सक्षम हो जाता है, केपेबल हो जाता है। उस पीरियड को, उस फेज को हम रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से जानते हैं। यानी मान लीजिए कि एक बच्चा है जो जन्म लेता है, 11 साल या 12 साल तक उसका मान लीजिए कि जुवेनाइल फेज चला है। जुवेनाइल फेज के बाद हमारा रिप्रोडक्टिव फेज आता है। इस फेज में क्या हुआ कि उसका हार्मोन लेवल पीक लेवल पे आ गया, यानी उसका हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होने लगा। अगर मेल हार्मोन की बात करें तो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, फीमेल में एस्ट्रोजन होता है। तो उन सारे जो हार्मोन्स है, जितने भी हार्मोन्स हैं जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो इनहेंस करते हैं, जो उनको डेवलप करवाने में, मैच्योर्ड करने में जो हेल्प करते हैं, उन सारे हार्मोन्स का डेवलपमेंट हाई हो जाता है, सेक्रेशन हाई हो जाता है। तो जिस फेज में उसका सेक्रेशन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। यानी ये एक ऐसा फेज होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म केपेबल हो जाता है अपनी ही तरह यंग वंस को रिप्रोड्यूस करने के लिए। उस फेज को हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से जानते हैं, यानी उस फेज को हम रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से जानते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट में भी होता है। प्लांट में अगर हम एंजियोस्पर्म फ्लावर्स की बात करें, एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें, तो एंजियोस्पर्म प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। और एनिमल्स में तो अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते ही हैं। और अगर हम बात करें प्लांट्स में भी बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे नीला कुरेंजी है जो कि 100 साल में, 50 साल में, बम्बूसा बम्बू का प्लांट है। तो ये सारा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसे इसको कुंथियाना बोलते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा जो हमारा फेज आता है, सेंसेंट फेज होता है। ठीक है, अब ये सेंसेंट फेज को हम ओल्ड फेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओल्ड फेज। अब ये ओल्ड फेज का मतलब क्या होता है समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पे किसी भी जीव का रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होता है, तो जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होता है तो उसके आगे का जो फेज स्टार्ट होता है जिसे हम ओल्ड फेज के नाम से जानते हैं। ओल्ड फेज कहने का मतलब कि इस फेज में हार्मोन का जो पीक लेवल है वो हार्मोन का लेवल बहुत कम हो जाता है। पर्सन का या कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म हो जाता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। और अल्टरनेटिवली एक समय ऐसा आता है जब वो पर्सन डाई कर जाता है, यानी जब वो ऑर्गेनिज्म डेथ कर जाता है, तो उस फेज को बोलते हैं सेनेसेंट फेज। यानी सेनेसेंट फेज में हम लोग कह सकते हैं कि द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज विच मार्क्स the beginning of the senescent phase or old phase. In this phase there will be the slowing of metabolism, यानी मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है। और उसके साथ साथ जो स्किन होते हैं, आपके जो स्किन होते हैं, जैसे ये आपका स्किन है, तो स्किन में क्या होने लगता है कि स्किन में उनके श्रिंक होने लगता है, यानी कि सिकुड़ने लगता है, श्रिंकलिंग होने लगता है। ऐसे ही कुछ और भी चीजें देखने को मिलते हैं। और एक समय ऐसा आता है अल्टरनेटिवली वो
डेथ हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी लाइफ साइकिल काम करता है। जी हाँ दोस्तों, लाइफ साइकिल, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है लाइफ साइकिल क्या होता है। यानी कोई भी एक जीव बर्थ लिया, जन्म लिया, जन्म के बाद उसमें ग्रोथ हुई, मैच्योरिटी हुई, जिसे हमने जुवेनाइल फेज बोला। जुवेनाइल फेज के बाद उसमें क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी हुई, यानी वो अपनी ही तरह रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो गया, जिसे हमने रिप्रोडक्टिव फेज बोला। यानी दूसरा फेज हमारा कौन सा फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है। तीसरा फेज जो हमारा होता है सेनिसेंट फेज, यानी एक ऐसा भी पीरियड आया जब वो व्यक्ति ब्रीथ हो गया, यानी जब वो ऑर्गेनिज्म ब्रीथ हो गया, यानी ओल्ड हो गया, और अल्टरनेटिवली उसमें स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म हो गया, और भी बहुत से ऐसे उसके जो एक्टिविटीज हैं उसमें चेंजिंग आ गई, उसके स्किन में चेंजिंग आ गया, उसके फिजियोलॉजी में चेंजिंग आ गया, और एक समय ऐसा आया जब वो व्यक्ति डाई कर गया। तो ये हमारे 3 अवस्थाएं हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसी तरीके से लाइफ साइकिल में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो है वो फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समाप्त होता है। इस अध्याय में, यानी इस फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेजेस के बारे में हमने स्टडी किया, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। जी हाँ, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने इवेंट्स होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्लस 2 के इस एजुकेशनल चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हमने फेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है। फेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने आपको 3 फेजेस बताया था। सबसे पहला फेज जुवेनाइल फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा सेनिसेंट फेज। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा, अगर किसी का छूट गया होगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और उस लिंक से आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। या तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे आपको बायो के लिस्ट में आपको बायो का सारा वीडियो, अभी तक जितना भी आपको वीडियो दिया गया है, सारा वीडियो उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश मीडियम बैच के लिए है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। यानी टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द इवेंट्स which take place in sexual reproduction। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द सिंपल मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू मे अंडरस्टैंड इट, फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जहां पे मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, और उन दोनों को बनने से, फ्यूजन होने से जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट को फॉर्मेशन होने के बाद ये मेल और फीमेल गैमेट्स कब होगा, जब 2 अपोजिट पेरेंट्स होंगे। 2 अपोजिट पेरेंट्स के मेल और फीमेल गैमेट्स को मिलने से जब कोई भी न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, तो दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट आर द इवेंट्स व्हिच टेक प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला इवेंट्स जिसे हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब हुआ, यानी दोज इवेंट्स, यानी वैसा इवेंट्स विच, मतलब जो दोज इवेंट्स विच occurred prior to the fertilization, या which events prior to the fertilization, that is pre-fertilization events। यानी कि वैसा इवेंट्स जो कि मेल और फीमेल गैमेट्स के बनने या उसके फ्यूजन होने के पहले की जो घटना होगी, उसको हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहेंगे। अगर हम दूसरे इवेंट्स की बात करें तो हमारा आता है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पहला इवेंट्स हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है,
और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बाद जो हमारा दूसरा इवेंट्स आता है उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अगर हम फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोग बात करेंगे कि वैसा इवेंट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है, ये हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, आप ध्यान देंगे, और ये हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। अगर हम फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करें, हम लोग उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, पहले हम आपको बेस बता देते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है। अगर हम फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर दोज इवेंट्स, यानी वैसा इवेंट्स होते हैं, वैसी घटनाएं जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे अगर होती हैं तो उसे हम फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। अब इन फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में भी टाइप्स होते हैं, इनके दो टाइप्स है, हम लोग पढ़ेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड द अदर इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बट अगर हम तीसरे फर्टिलाइजेशन की बात करें तो हमारे जो तीसरा फर्टिलाइजेशन आता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि निषेचन पश्चात घटना। अगर हम निषेचन पश्चात घटना की बात करें तो वैसी फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन, यानी वैसी घटना है, वैसी इवेंट्स जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इवेंट्स आर थ्री ऑफ टाइप्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब देखिए, अब पहले हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे आते हैं। अगर हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करें तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर भी दो टाइप्स के इवेंट्स हमें मेन पढ़ने हैं। पहला गैमीटोजेनेसिस, जी हाँ, गैमीटोजेनेसिस। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज गैमीटोजेनेसिस। द वर्ड जेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट और फॉर्मेशन, यानी कि गैमिट का बनना, यानी कि गैमीटोजेनेसिस डिफाइंड एज इट इज अ प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस। और गैमेट्स कितने प्रकार का? टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, द फर्स्ट इज मेल गैमेट्स एंड द सेकेंड इज फीमेल गैमेट्स। यानी कि गैमीटोजेनेसिस का मतलब हुआ कि गैमीटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स बनता है, तो उसे हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। अब अगर हम गैमीटोजेनेसिस की बात करें तो गैमीटोजेनेसिस में भी हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे गैमेट्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो गैमेट्स के दो टाइप्स होते हैं। गैमेट्स की अगर हम टाइप्स की बात करें उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो गैमेट्स आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। द फर्स्ट इज आइसोगैमेट्स, यानी जिसे हम होमोगैमेट्स के नाम से भी जानते हैं, यानी वैसा गैमेट्स जिसका आकृति और आकार, यानी कि जिसका शेप एंड साइज और जो कि सेम दिखे, उसे हम होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स के नाम से जानते हैं। जैसे आप होमोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स एल्गी वगैरह में देखेंगे तो उनका मेल गैमेट्स भी वही होता है और फीमेल गैमेट्स भी सेम ही दिखते हैं। इसीलिए एल्गी वगैरह में जो गैमेट्स होता है वो हैप्लॉइड उनका हमेशा होता है, और उससे जो जाइगोट बनते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि वो डिटरमाइन ही नहीं कर पाते हैं, अभी तक उनको आइडेंटिफाई ही नहीं हम लोगों ने कर पाया है या साइंटिस्टों ने कर पाया है कि मेल गैमेट्स कैसा होता है, फीमेल गैमेट्स कैसा होता है। लेकिन अगर हम हेट्रोगैमेट्स की बात करें, यानी कि इफ वी विल टॉक अबाउट द हेट्रोगैमेट्स, तो देखिए हेट्रो मतलब डिफरेंस, यानी कि अनआइसोगैमेट्स, यानी कि हेट्रोगैमेट्स ऐसा गैमेट्स होता है जो कि डिफरेंस होता है, उस मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग दिखते हैं, मेल अलग दिखेगा तो फीमेल अलग दिखेगा। जैसे मान लीजिए हेट्रोगैमेट्स बात करें तो एक मेल गैमेट्स आप इस मार्कर को मान लीजिए और फीमेल गैमेट्स आप इस डस्टर को मान लीजिए, तो ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, इनको हम अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन, यानी वी कैन सिंपली आइडेंटिफाई एंड सिंपली डिफरेंशिएट इट। देयरफॉर हेट्रोगैमेट्स का बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में दो टाइप्स के गैमेट्स, एक मेल गैमेट्स और एक फीमेल गैमेट्स। अगर हम मेल गैमेट्स की बात करें तो मेल गैमेट्स स्पर्म देखने में आपको अलग ही दिख रहा होगा, और फीमेल गैमेट्स की बात करें तो ओवम भी अलग दिख रहा है, और स्पर्म ओवम दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। तो इसीलिए गैमेट्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, द फर्स्ट इज आइसोगैमेट्स एंड द सेकेंड इज हेट्रोगैमेट्स। तो यहाँ पे हमारा गैमेट्स हुआ। अब अगर हम गैमेट्स में और बात करते हैं तो गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, वो कुछ पॉइंट्स हैं।
अब जैसे कुछ होते हैं जो कि 2n और n में होते हैं, तो गैमेट्स में ही बनता है। जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन बींग्स का अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स में जो होता है 46 होता है, यानी 23 पेयर होते हैं। और भी जैसे हाउस फ्लाई की बात करें तो 12 होता है। मोंकी की बात करें तो अगर पेयर्स में बात करें तो 22 पेयर्स होता है। चिंपैंजी एप्स की बात करें तो 24 पेयर्स होते हैं। तो ऐसे गैमेट्स यानी उसका जो क्रोमोजोमल है वो गैमेट से ही क्रोमोजोम को निकालते हैं। तो गैमेट्स में हमने जाना कि गैमेट्स के दो टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। द फर्स्ट इज आइसोगैमेट्स एंड द सेकंड इज होमोगैमेट्स। अब हम सेकंड पे आते हैं गैमेट्स ट्रांसफर। ध्यान देंगे गैमेट्स ट्रांसफर क्या होता है। गैमेट्स ट्रांसफर अगर हम गैमेट ट्रांसफर की बात करें तो देखिए गैमेट ट्रांसफर से हम क्या समझते हैं। गैमेट ट्रांसफर कहने का मतलब हुआ कि गैमेट का एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब जैसे मान लीजिए कि गैमेट्स ट्रांसफर में हम लोग एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग अपने ऊपर ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो गैमेट ट्रांसफर में एक्चुअली 3 मोड होता है। जी हाँ, 3 मोड होता है। एक मोड में क्या होगा कि मेल गैमेट भी मोटाइल होगा। मोटाइल कहने का मतलब मूव, यानी कि मेल गैमेट या तो फीमेल गैमेट के पास जाएगा या तो फीमेल गैमेट मेल गैमेट के पास जाएगा, यानी दोनों मोटाइल होते हैं। जबकि दूसरे मोड में क्या होगा कि मेल गैमेट मोटाइल होता है जबकि फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होती है, यानी कांस्टेंट होती है। आप उनको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। देखिए यहां पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। अगर हम दूसरे मोड में की बात करें तो ह्यूमन बींग्स बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। ह्यूमन बींग्स में जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, यानी कहने का मतलब कि इसका मूवमेंट होता है, जबकि ये जो होती है यानी एग जो होती है यानी ओवम जो होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी स्थिर रहती है। तो मेल गैमेट्स जाता है फीमेल गैमेट्स के बाद। तो ये सेकेंड मोड हुआ। अगर हम थर्ड मोड की बात करें तो थर्ड मोड में देखिए मेल गैमेट्स भी कांस्टेंट होगा और फीमेल गैमेट्स भी कांस्टेंट होगा। अब मेल गैमेट्स को भी कांस्टेंट है और फीमेल गैमेट्स भी कांस्टेंट है, लेकिन जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को तो कंप्लीट करना है हमें। तो ये जो थर्ड मोड है जिसमें मेल भी कांस्टेंट है और फीमेल भी कांस्टेंट है, ये एक्चुअली हम लोग को प्लांट में देखने को मिलता है। तो वहां पे एक प्रोसेस डेवलप होता है जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। जी हाँ, पॉलिनेशन। तो अगर हम गैमेट ट्रांसफर की बात करें तो गैमेट ट्रांसफर में हम लोग पॉलिनेशन के बारे में, पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं? पॉलिनेशन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। यानी पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। गैमेट ट्रांसफर का 3 मोड। पहले मोड में मेल या और फीमेल दोनों मोटाइल, दूसरे मोड में मेल मोटाइल लेकिन फीमेल नॉन मोटाइल यानी कांस्टेंट, तीसरे मोड में दोनों कांस्टेंट। जब दोनों कांस्टेंट तो वहां पे एक प्रोसेस डेवलप हुआ, उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी मेल से फीमेल तक पोलन ग्रेन्स को पहुंचाना किसी भी माध्यम से, इंसेक्ट की माध्यम से, बटरफ्लाई की माध्यम से, मतलब कुछ ऐसे इंसेक्ट होंगे, कुछ तितलियां हो गई, तो उन सारी की सहायता से अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया जा रहा है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट यानी गैमेट को ट्रांसफर करने का काम किया जा रहा है, तो थर्ड मोड में आएगा। तो वो गैमेट ट्रांसफर का ही एक पार्ट है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के 2 टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन हम लोग अभी यहाँ पे सिंपल जानेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है एक ही प्लांट में होता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन 2 डिफरेंट प्लांट में हो गया। जैसे सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, एक ही प्लांट होगा और उसी प्लांट के जो मेल पार्ट्स होंगे वहां से इंसेक्ट उड़ करके उसी प्लांट के फीमेल पार्ट पे जाकर के बैठ जाएगी और पोलन ग्रेन्स को सेडअप कर देगी और फिर पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा। लेकिन जो दूसरा वाला है क्रॉस पॉलिनेशन है, एक मान लीजिए मेल है दूसरा फीमेल है, एक से पोलन ग्रेन्स उड़ेगा और दूसरे के पोलन ग्रेन्स जाकर के सेटअप हो जाएगा। तो यानी एक प्लांट के मेल पार्ट से दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट तक पहुंचा, तो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन।
तो ये था हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का दोनों पार्ट, पहला गैमेटोजेनेसिस और दूसरा गैमेट ट्रांसफर। अब हम आते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमने बताया कि फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स बन करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब फर्टिलाइजेशन भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोज टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी इंटरनल ऐसा फर्टिलाइजेशन होता है, इट इज अ दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन which take part या which take place inside the body या which occurs inside the body, that is internal fertilization. बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स। अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसा फर्टिलाइजेशन होता है जो कि आउटसाइड दी बॉडी होता है, जैसे एक्वेटिक प्लांट्स। अगर हम एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें, एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, तो एक्वेटिक एनिमल्स जैसा फिशेस वगैरह में वहां पे पोलिनेशन एक्सटर्नल पोलिनेशन होता है, यानी कि एक्सटर्नल पोलिनेशन में गैमेटिक लॉस का चांसेस बहुत हाई होता है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में गैमेटिक लॉस का चांसेस बहुत कम होता है। और इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन है वो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम टेक करता है। तो ये हमारा फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने दो टाइप्स ऑफ इवेंट्स पढ़े, दो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ा। फर्टिलाइजेशन में हमारा पहला आया इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और अगर हम अगले बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, यहां आप देख सकते हैं, यहां पे हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है और ये हमने प्री फर्टिलाइजेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल आपसे डिस्कस कर लिया। अगर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करें तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो सबसे पहली चीज हमें जानना ये जरूरी है कि भाई पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कब स्टार्ट होगा? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी फर्टिलाइजेशन तक क्या हो रहा था? जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा था। तो इसमें हम जाइगोट के बारे में जानेंगे, जाइगोट क्या होता है। तो जाइगोट एक वाइटल लिंक है। द जाइगोट इज ए वाइटल सक्सेसिव लिंक बिटवीन two species or two successive generation which helps to transfer of characters or transfer of character from one generation to another generation, और जो वेरिएशन लाता हूं उसे हम जाइगोट बोलते हैं। यानी दो सक्सेसिव जनरेशन के बीच की कैरेक्टर को ट्रांसफर करवाता है जाइगोट। ये लिंक है, एक तरह से ये कड़ी का काम करता है जाइगोट। अब भाई पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या होगा? तो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, जाइगोट डेवलप करेगा। जाइगोट का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा? माइटोटिक यानी इक्वल डिवीजन फेज, समसूत्री विभाजन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, तो हमारा आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। जी हाँ, जाइगोट का जब डेवलपमेंट होगा तो उससे फिर एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है समझिएगा। देखिए कुछ दिन पहले हमने आपको बताया जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और डेवलपमेंट, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज अ फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में दो चीजें होंगी, पहला होगा सेल डिवीजन और दूसरा होगा सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन माइटोटिक डिवीजन के द्वारा होगा, और अगर हम सेल डिफरेंशिएशन की बात करें तो इसमें अलग अलग एक स्पेसिफिक एक पार्टिकुलर सेल होंगी जो कि हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को बनाने में हेल्प करती है। जैसे अगर हम बात करें सेल डिफरेंशिएशन को, आप इस तरीके से समझिए, ये हमारा हाथ है, इस हाथ को बनाने के लिए एक अलग सेल काम करता है। ये हमारा कान है, इस कान को बनाने के लिए अलग सेल काम करता है। हमारे आंखों को बनाने के लिए अलग सेल काम करती है। हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी वगैरह को बनाने के लिए अलग काम करती है। तो ये हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन जो हमने आपको बताया, जो कि एम्ब्रियोजेनेसिस का एक पार्ट है। और अगर हम इसके बाद बात करें तो ये हमारा 3 इवेंट्स जो कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। प्री फर्टिलाइजेशन में हमने 2 चीजों के बारे में डिस्कस किया था। पहली चीज थी हमारी गैमेटोजेनेसिस,
जिसमें हमने आपको बताया, जिसमें गैमेट का बनना। दूसरा गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर क्या होता है, 3 मोड होता है। तीनों मोड हमने आपको बताया, पहला मोड, दूसरा मोड और तीसरा मोड। तीसरे मोड में एक प्रोसेस डेवलप होता है जिसे पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन का हमने आपको 2 टाइप बताया, द फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड द सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। फिर दूसरा हमने फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ा। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के 2 टाइप्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर हो रहा है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हमने आपको दिया। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि जो बॉडी के आउटसाइड की बॉडी हो रहा है, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे इक्वेटिक एनिमल्स, जैसे फिशेस वगैरह। फिर हमने बताया इंटरनल फर्टिलाइजेशन में गेमेटिक लॉस का चांसेस बहुत कम होता है, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गेमेटिक लॉस का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। फिर हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में आपको बता दिया कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी कि हम जाइगोट के बारे में पढ़ेंगे। जाइगोट एक लिंक होता है 2 सक्सेसिव जनरेशन के बीच में, जो कि उनके कैरेक्टर को ले जाने में उनको बढ़ाता है, चेन का काम करता है, लिंक का काम करता है। फिर हमने आपको बताया जाइगोट डेवलपमेंट माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। एम्ब्रियोजेनेसिस बताया, फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसमें 2 चीजें बताई, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन में सेल डिवाइड करके और पूरे बॉडी का निर्माण करेगा, फॉर्मेशन करेगा। सेल डिफरेंशिएशन मानी अलग अलग सेल अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट्स को बनाने में हेल्प करेंगी, जैसे हाथ को बनाने के लिए, हमारे किडनी को बनाने के लिए, लिवर को बनाने के लिए, आंखों को बनाने के लिए, तो सारा चीज सेल डिफरेंशिएशन में आएगा। तो ये हमारा इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और अगर हम कुछ और चीजों की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ और पॉइंट्स है जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। अगर हम बात करें कि 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं, एक होता है ओविपेरस और एक होता है विविपेरस। ओविपेरस क्या होता है, ओविपेरस यानी कि जो एग रिप्रोड्यूस करते हैं, एग लाइव करते हैं, उनको ओविपेरस कहा जाता है, जैसे हैन वगैरह। विविपेरस यानी कि जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, जो अपने चाइल्ड को रिप्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको विविपेरस कहा जाता है। उसके बाद अगर हम प्लांट में बात करें तो प्लांट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्लांट में जो है फर्टिलाइजेशन के बाद यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्लांट का 2 जो पार्ट होता है, एक ओवरी पार्ट होता है, एक ओव्यूल पार्ट होता है। तो अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका ओवरी यानी बाहरी वाला पार्ट, और एक होता है ओव्यूल जो कि ओवरी के बीच में होता है। जो ओवरी वाला पार्ट होता है, ध्यान से देखेंगे, ये जो ओवरी वाला पार्ट है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद ये पार्ट फ्रूट बना देता है, ठीक है, यानी फल बना देता है। और ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये आप देख सकते हैं, अंदर वाला पार्ट, ये फर्टिलाइजेशन के बाद यानी इस पार्ट को हम ओव्यूल बोलते हैं, आप इसको ओव्यूल बोल सकते हैं, ठीक है, ओव्यूल कहा जाता है। ये पार्ट जो है वो बना देता है सीड यानी बीज। तो फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट में जो ओवरी है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, और जो ओव्यूल है वो सीड का फॉर्मेशन करता है। और अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन रहा है, जैसे बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, तो उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। और फ्रूट का जो आउटर कवरिंग होता है, जिससे वो ढका हुआ होता है, जो कि उसको प्रोटेक्टिव इन फंक्शन प्रोवाइड करता है, उसे हम पेरिकार्प कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेरिकार्प। तो ये प्लांट में था, प्लांट में क्या होता है, ठीक है, पेरिकार्प आप देख सकते हैं। पेरिकार्प क्या होता है, ये आउटर कवरिंग होता है किसी भी फ्रूट का, जो कि उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करता है, स्किन, आउटर कवरिंग लेयर हमारा स्किन है। उसी तरीके से फ्रूट का आउटर कवरिंग लेयर क्या है, पेरिकार्प है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का ये हमारा खत्म हो गया। आज ये लास्ट था, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आपसे अब अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।